हेलो बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट क्लासेस में से एक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का एक और नाम है और बोलते हैं इसको इकोनॉमिक टेरिटरी। चलिए, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आज ही की वीडियो में कि इससे रिलेटेड क्या बोर्ड में पूछा जाता है और आपको उसका आंसर किस तरीके से करना होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेरिटरी का मतलब क्या होता है। टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्री। बेसिकली और कुछ नहीं है, ये बाउंड्री है। जैसे आपका सपोज कोई प्लॉट है, तो जो प्लॉट है उसकी जो ये बाउंड्रीज है ना, ये जो वॉल आपने बनाई हुई है, इज नोन एज टेरिटरी। तो आई होप कि आपको टेरिटरी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि टेरिटरी का मतलब क्या है। तो देखिए, हर एक कंट्री जो है उसकी अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं। उसमें आपकी लैंड बाउंड्री भी आती हैं, प्लस में सी बाउंड्रीज भी आती हैं। भाई, हमने सब कंट्रीज ने आपस में लैंड को भी डिवाइड किया हुआ है, एज वेल एज सी वाटर को भी डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये इतना एरिया जो है यहाँ तक नेवी रहेगी इंडियन, फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रीज की नेवीज आ जाती हैं। तो वो चीज़, तो लैंड और सी बाउंड्रीज को जो चीज़ कवर करती है इसको बोला जाता है पॉलिटिकल टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब हमेशा मैं बाउंड्री से ही बात कर रहा हूँ। अब इसको पॉलिटिकल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारे जो पीएम है ना, उनकी जो पावर है, उनकी जो अथॉरिटी है, वो अप्लाई होती है इसी पॉलिटिकल टेरिटरी तक, यानी कि लैंड और सी तक। उसके बाद का जो एरिया है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है उस पर लैंड या सी में दूसरा कंट्री डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड नहीं करते। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसमें सिर्फ लैंड और सी आता है। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो दो आपने ऊपर लिखा था, डोमेस्टिक टेरिटरीज और इकोनॉमिक टेरिटरीज। आप तो बिल्कुल दूसरे थर्ड पॉइंट पे आ गए, पॉलिटिकल टेरिटरीज। बेटा, मुझे आपको ये डिफरेंस बताना है कि पॉलिटिकल टेरिटरीज और डोमेस्टिक या वी कैन से इकोनॉमिक टेरिटरीज आर नॉट द सेम थिंग्स। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंट्री की बाउंड्री लाइन थोड़ी सी वाइडर होती हैं एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स जो व्यू है, जो पॉलिटिकल व्यू है, उसके कंपैरिजन में इकोनॉमिक व्यू में कंट्री की बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी होती हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए बेटा, हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, हमने न्यूमेरिकल करते वक्त कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें से एक ये पढ़ा था, एक ये पढ़ा था, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था। तो कुल मिला के हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ी थी तो 8 ये 4 और भी हैं। लेकिन इन चारों में आपको एक चीज़ कॉमन नजर आ रही है, बीच में डी है सभी में। देखिए, डी, सब में डी है। और ये डी का मतलब यहाँ क्या है? डोमेस्टिक। अब आप शायद कोरिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जितने भी 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बीच में डी आया है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें इन चारों कॉन्सेप्ट में ऐड होंगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कंट्री की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं उसका हिस्सा हों। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि कंट्री की इकोनॉमिक बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं। तो उन इकोनॉमिक बाउंड्रीज में जो भी प्रोडक्शन का काम होगा ना, जो भी प्रोडक्शन का काम होगा, जो भी फैक्टर इनकम होगी, वो सभी की सभी आपकी इन चारों चीज़ों में ऐड हो जाएंगी। ये जो चारों की चारों चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ये बेटा चारों की चारों चीज़ें डोमेस्टिक इनकम को शो कर रही हैं।
और बीच में अगर एन आ जाता तो वो नेशनल इनकम हो जाती। तो आपसे वो बस ये पूछेगा कि डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डोमेस्टिक हम लोग किसको मानते हैं, सिर्फ जो लैंड और सी बाउंड्रीज है इंडिया की उसको डोमेस्टिक मानते हैं या थोड़ा सा उससे वाइडर है, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस लैंड और सी मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी से वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि किस किस एरिया को इंडिया का डोमेस्टिक माना जाता है, हमारे कंट्री का। जब आप ये चीज़ जान लेंगे तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी वो सब डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरीज के बारे में, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इंक्लूड क्या है। तो अगर इंक्लूड की बात करें तो सबसे पहले बेटा वही आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आती हैं, पॉलिटिकल टेरिटरीज आती हैं सबसे पहले तो, जिसमें आपकी लैंड एंड सी आ जाता है। ये तो इसका हिस्सा है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, तीन, सिर्फ तीन एक्टिविटी ऐसी हैं बेटा जिनकी लोकेशन अब्रोड होती है। तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनकी लोकेशन अब्रोड होती है, मतलब विदेश में की जाती है ये चीज, लेकिन वो फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक मानी जाती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको आज आपको सिर्फ इसी को समझना है। मैंने कहा बेटा पॉलिटिकल टेरिटरी अलग कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक टेरिटरी अलग है। मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंट्री की जो टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है, वो थोड़ी वाइडर होती है, उसमें ये तो आती ही है, प्लस में तीन ऐसी चीजें आती हैं जिनकी लोकेशन अब्रोड है लेकिन फिर भी ये मानेंगे कि यार ये इंडिया में ही हुआ है। ये मानेंगे बेटा हम कि ये इंडिया में ही हुआ है, ऐसा मानेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है बेटा शिप्स, एयरक्राफ्ट एसेट्रा। कोई भी शिप है और या कोई भी एयरक्राफ्ट है, जैसे मैं कहूँ एयर इंडिया, एयर इंडिया इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट है, ये अपनी फ्लाइट्स चलाती है बिटवीन, मान लीजिए आप, चाइना एंड जापान। तो काम तो हो रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है लोगों को। अब आपको ये देखना है कि जो एयर इंडिया है वो इंडिया की है, तो इसलिए इसको चाइना और जापान के बीच में चला रही है, लोकेशन उसकी हमारी लैंड या सी बाउंड्रीज नहीं है, मतलब वो हमारे देश में नहीं चल रही, फिर भी हम लोग उसको इंडिया का ही काम मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि भाई ये इंडिया का ही काम है और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही है ये, ऐसा मानेंगे हम लोग। और ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं, ये सब कंट्रीज के लिए सेम है। जैसे अब अगर मैं कहूँ कि कोई चाइनीज एयरलाइंस है और वो इंडिया में चल रही है बिटवीन कोलकाता एंड चेन्नई, तो वो चाइना की डोमेस्टिक मानी जाएगी, इंडिया की नहीं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अगर कोई चाइनीज एयरलाइन है और वो चल रही है बिटवीन कलकत्ता एंड मुंबई मान लीजिए, तो कलकत्ता और मुंबई के बीच में चल रही है, मतलब इंडिया में चल रही है लैंड और सी में, लेकिन हमारी नहीं है भाई। इसका मतलब ये चीज़ चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। मैं साथ में ही बता रहा हूँ डज नॉट इंक्लूड भी, जैसे अभी मैंने लिखा था इंक्लूड, तो डज नॉट इंक्लूड उसका अपोजिट होता है। चलिए, ये पहली एक्टिविटी है बेटा जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है, लोकेशन अब्रोड है लेकिन फिर भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। यहाँ से जितनी भी इनकम जनरेट होगी ना बेटा, वो ऑटोमेटिकली इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन जाएगी। उसको हम लोग NFI ये नहीं मानेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि उसको हम लोग वो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड है, नहीं भाई, वो हमारी ही है। चलिए, थर्ड पॉइंट, ये तीन पॉइंट है बेटा, इसको छोड़ के तीन पॉइंट हैं, वो तो पता ही था यार, वो तो इंडिया का लैंड और सी बाउंड्री। नेक्स्ट आ गया हमारा फिशिंग विशल्स, ऑयल एंड नेचुरल
गैस रिंग्स। कह रहे बेटा कोई भी नेचुरल गैस निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए, अगर हमने इंटरनेशनल वाटर में, इंटरनेशनल सी वाटर, अगर उसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा एरिया नहीं है, जो हमारा सी का एरिया है वो नहीं बोल रहा मैं, इंटरनेशनल सी का एरिया है, वहां पे हम लोग कुछ, हमने ऑयल के रिंग बनाए हुए हैं। ऑयल रिंग मतलब जहाँ से तेल निकालते हैं जमीन से नीचे से, ठीक है, या नेचुरल गैस निकालने के रिंग्स बनाए हुए हैं, कुएं बनाए हुए हैं जहाँ से हम लोग नेचुरल गैस निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमने कोई प्लेटफॉर्म बना रखा है जो तैर रहा है वहाँ पे, कोई शिप वगैरह है और कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो सारी चीज़ें भी, ऐसी फिशिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी, उनकी लोकेशन देखो इंटरनेशनल है, अब्रोड में है, लेकिन फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानी जाती है। मतलब वहाँ से जो अर्निंग होगी उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, मैं ये नहीं बोलूँगा उसको। मैं कहूँगा सर ये इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं है, ये इंडिया का ही डोमेस्टिक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन ऐसी अगर कोई नेचुरल गैस रिंग्स वगैरह अगर इंडियन सी वाटर में काम कर रही है, जैसे मान लीजिए जैपनीज है कोई कंपनी और वो इंडियन सी वाटर में काम कर रही है, मतलब कंपनी छोड़ दीजिए आप, वैसे नेचुरल गैस रिंग, तो वो फिर जापान का डोमेस्टिक माना जाएगा, इंडिया का नहीं। मतलब जो चीज़ हमारे लिए अप्लाई हो रही है वही चीज़ जो बाकी नेशंस हैं उनके लिए भी अप्लाई हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जो रूल्स हैं ये इंटरनेशनल हैं, डोमेस्टिक नहीं है। फोर्थ लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे एम्बेसीज की। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस। एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैं कहूँ इंडिया जो है, हमारा जो देश है, उसके लोग ज़्यादातर अब्रोड में बहुत रहते हैं, US में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, फिर आपका जापान में भी रहते हैं, फिर आपका चाइना में भी रहते हैं। मतलब मोर देन 100 कंट्रीज होंगे जहाँ पे इंडियंस वर्क करते हैं। और जब आप अब्रोड में काम करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हो सकता है वहाँ के लोकल लोग आपको पसंद ना करें, परेशान करें, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसको हमेशा टेंशन रहती है और रहता है कि यार फॉरेनर कभी हमारे कंट्री के लोगों को परेशान ना करें। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ऑफिस बनाती है अपना, और वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ती है और कहती है सर आप देखना वहाँ पे कितने इंडियन रह रहे हैं और सबका हिसाब किताब रखना, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा उनका। उसी ऑफिस को बोलते हैं बेटा एम्बेसीज। इंडिया की 191 नेशंस में एम्बेसीज हैं, मतलब वर्ल्ड के 191 कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसीज हैं। एक दो भी नहीं है, सीरिया यमन वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आतंकवाद ज़्यादा है, तो वहाँ नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट 191 कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज है, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, एम्बेसीज का सिर्फ ये काम नहीं था, इस ऑफिस का काम वीज़ा देना भी है। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी हो बेटा बजरंगी भाईजान, उसमें उस लड़की को वो पाकिस्तान भेजना चाहता है, तो पाकिस्तान के वीज़ा के लिए, मतलब परमिशन के लिए कि भाई वहाँ पे मैं आ जाऊँ, उस परमिशन के लिए वो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में गया था। अगर आप उस मूवी में आपने ये चीज़ ध्यान से देखी हो तो, मतलब जैसे हमारी एम्बेसीज पूरे वर्ल्ड में है, ऐसे ही पाकिस्तान की एम्बेसी भी इंडिया में है। हमारी एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उनकी एम्बेसी न्यू दिल्ली में है। तो अगर हमें पाकिस्तान जाना है, उससे रिलेटेड कुछ करना है, तो हमें वहाँ की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। एम्बेसी परमिशन देगी तो हमें वीज़ा मिल जाएगा, हम लोग जा पाएंगे। उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई थी, तो ये चीज़। तो मैंने कहा बेटा इंडियंस गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ऑफिसेज खोले हुए हैं। ये ऑफिसेज बेटा दो कंट्रीज़ के रिलेशन को भी अच्छा बनाते हैं। अगर मान लीजिए आज इंडिया और US के बीच में कोई मिलिट्री की डील हो जाए कि भाई हम लोग इतने ये एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, फाइटर प्लेन खरीदेंगे,
तो अगर ये डील हो जाए तो उस डील को भी पूरा करने में ये ऑफिसेस काम करेंगे। यूएस की एम्बेसी इंडिया में है और इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, मतलब दोनों के आपस में एक दूसरे के वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। अब जैसे हमारी टेंशन चाइना के साथ चल रही थी, तो जो यूएस का इंडिया में ऑफिस है ना, वहाँ से स्टेटमेंट आती थी और कहा जाता था कि चाइना जो है वो गलत कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसी ऑफिसेस होते हैं। अब इंडिया के ऑफिसेज 191 कंट्रीज में हैं, तो सभी ऑफिसेज की लोकेशन अब्रोड है, सबके सब अब्रोड में है। जैसे एक पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो भारत में तो नहीं है वो, भारत की लैंड और सी बाउंड्री में तो नहीं है। तो ऐसे ही हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो भी इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से जो अर्निंग होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा और उसको इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। मैं फिर से एक बारी चीज़ रिपीट करना चाहूँगा बेटा, हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी टॉपिक इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि टेरिटरी मतलब बाउंड्री, हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जिनको हम लोग अपना डोमेस्टिक मानेंगे, कहेंगे कि यार ये हमारे ही कंट्री में बना है। तो वो काम थोड़ा सा वाइडर टर्म है। हमें लगता है कि यार जो हमारी लैंड और सी बाउंड्री में बनेगा वो हमारा है, हमारे देश की लैंड और सी बाउंड्री में बनेगा वो हमारा है, बट ये टर्म्स थोड़ी सी वाइडर है बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे, मतलब प्रोडक्शन के बिहाफ पे, ये टर्म थोड़ी सी वाइडर है। इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री में जो काम हो रहा है वो तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है ही। जैसे मैं कहूँ, पार्ले कंपनी जो है वो मान लीजिए कि आप उसका प्लांट मुंबई में है, वहाँ पे वो बिस्किट बना रही है, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, पार्ले कंपनी से जितने भी लोगों को सैलरी मिली सब डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं थी। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं बेटा जो इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इंडिया की मान के और उसको इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। भाई डोमेस्टिक इनकम में तो एनएफआईए भी ऐड होता है, लेकिन बेटा ये एक्टिविटीज़ अब्रोड में होते हुए भी इंडिया की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का हिस्सा नहीं बनती, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का ही हिस्सा बनती है। ये मानते हैं हम कि ये इंडिया में ही हुआ है, लेकिन याद रखना सिर्फ ये 3 एक्टिविटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप ये मत सोच लेना कि इंडिया की कोई भी काम, भारत वालों ने कोई भी काम विदेश में किया तो सब इंडिया का, ना जी ना। सिर्फ ये 3 रूल फिक्स है बेटा। अगर कोई शिप चला या एयरक्राफ्ट चला बिटवीन चाइना और जापान, 2 अलग अलग देशों के बीच में चल रहा है लेकिन है इंडिया का, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। फिशिंग व्हीसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स, कुछ भी है बेटा इनमें से, काम इंटरनेशनल सी वाटर में कर रहे हैं लेकिन फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस, तो ये सारी चीज़ें हैं तो अब्रोड में, काम तो अब्रोड में हो रहा है। जैसे अगर आप मान लो बांग्लादेश में आपस में लड़ाई हो जाए अंदर ही अंदर, तो इंडिया अपना एक मिलिट्री बेस बांग्लादेश में बना दे, मतलब हमारी आर्मी चली जाए वहाँ, तो हमारी आर्मी वहाँ जा रही है तो लोकेशन तो आर्मी की अब अब्रोड हो गई, लेकिन फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक माना जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि रशिया की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, तो ध्यान देना बेटा, रशिया की एम्बेसी है तो रशिया का डोमेस्टिक माना जाएगा, और इंडिया की एम्बेसी रशिया में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक माना जाएगा। लेकिन इनके अलावा कुछ भी अब्रोड में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक नहीं माना जाएगा बेटा। जैसे कि मैं कहूँ, रिलायंस कंपनी का एक प्लांट अमेरिका में है, या मैं बोल दूं ऐसे ही एग्जांपल में, जियो कंपनी का एक प्लांट यूएस में है, तो बेटा मैंने ऊपर जियो कंपनी कहीं नहीं बोला। जियो कंपनी ना तो कोई शिप एयरक्राफ्ट है, जियो कंपनी ना तो कोई फिशिंग विसल ऑयल नेचुरल गैस रिंग है, जियो कंपनी ना कोई एम्बेसी है ना मिलिट्री बेस है। इसका मतलब ये एक्टिविटी अब्रोड में हो रही है, तो ये एक्टिविटी इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री में नहीं है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा भी नहीं बनेगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। देखिए बेटा, एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या ऐड होता है क्या ऐड नहीं होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आती हैं, लैंड और सी, वो मैंने बताया ही था ऊपर आपको, लैंड प्लस सी।
ये बाउंड्रीज तो इंडिया की हैं ही, यहाँ जो भी काम होगा वो इंडिया के डोमेस्टिक में ऐड होगा। शिप एयरक्राफ्ट चला इंडियंस रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे कि रशिया और जापान के बीच में एयर इंडिया चल रही है, तो उसमें जो भी काम है बेटा वो सब इंडिया का माना जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर सिंगापुर की एयरलाइंस है और इंडिया और जापान के बीच में चल रही है तो वो सिंगापुर का माना जाएगा, फिर इंडिया का नहीं माना जाएगा। मतलब जो रूल हमारे लिए है वो रूल अब्रोड वालों के लिए भी है, अलग अलग नहीं है। फिशिंग विशल नेचुरल गैस, अगर ये सारे इंडियन काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल वाटर में काम कर रहे हैं तो इंडिया का ही माना जाएगा। लेकिन अगर कोई अब्रोड वाला इंडियन वाटर में काम कर रहा है तो वो अब्रोड का ही माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा। एम्बेसीज वगैरह ये मैंने आपको बता दिया बेटा। जैसे कह रहा है इंडियन एम्बेसी रशिया में है तो वो इंडिया का ही डोमेस्टिक माना जाएगा। ऐसे ही अब ये इंक्लूड क्या नहीं होगा, तो बेटा ऊपर की जो तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं उसका अपोजिट। इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, इंडिया का डोमेस्टिक। रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, रशिया का डोमेस्टिक, फिर इंडिया का डोमेस्टिक नहीं। और एक और चीज़ है बेटा, स्पेशल सी है, ये टॉपिक है बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक देश की नहीं है, सभी देशों के लिए है, वो कभी भी किसी भी कंट्री का हिस्सा नहीं बनती, उसको किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाता। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं बेटा, यूएनओ ये अमेरिका में है, इसका हेड ऑफिस, लेकिन बेटा ये अमेरिका की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जीडीपी मतलब डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी कंट्रीज का मिलके है, किसी एक का नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बेटा कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हैं, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है डोमेस्टिक इनकम से, और मैंने ऊपर बताया था कि जिसमें बीच में डी आ जाए वो डोमेस्टिक इनकम होती है। अब आपको ये देखना है कि ऐड होगा या नहीं होगा डोमेस्टिक इनकम में, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है अभी। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी है बेटा कि आपको ना दो बातें होती हैं, एक होती है बेटा एक्टिविटी और एक होती है बेटा उस एक्टिविटी को करने वाला मेंबर। डोमेस्टिक टेरिटरी के केस में बेटा सिर्फ एक्टिविटी को देखा जाता है, मेंबर को नहीं देखा जाता। एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे मैं कहूँ बेटा इंडिया है और उसकी एम्बेसी है रशिया में, तो मैंने बताया बेटा इंडिया की एम्बेसी कहीं भी हो वो इंडिया का ही माना जाएगा। तो इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, लेकिन वो कहेगा उसमें रशियन लोग काम कर रहे हैं, रशियन जो पर्सन है ना वो काम कर रहे हैं। तो इस केस में आप ये सोचोगे यार ये तो उनकी कमाई है भाई, रशिया के लोग काम कर रहे हैं तो रशिया की कमाई है, ये तो उनको जो सैलरी मिलेगी रशियंस को वो तो रशिया के लोगों की है। नहीं बेटा, मैंने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी देखते वक्त आप कभी भी मेंबर नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि काम कहाँ हुआ है। एक्टिविटी मतलब वो वर्क, वर्क कहाँ हुआ है, तो वर्क बेटा हमारी टेरिटरी में हुआ है, क्योंकि हम लोग एम्बेसी को अपनी टेरिटरी मतलब अपनी बाउंड्री का हिस्सा मानते हैं। तो वहाँ पे काम करने वाला कोई भी हो वो इंडिया का ही माना जाएगा और इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। मतलब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो ऑलवेज आपके माइंड में रहेगा कि आप डोमेस्टिक इनकम के केस में सिर्फ एक्टिविटी को देखोगे, काम कहाँ हुआ ये नहीं देखोगे कि करने वाला कौन है। अब जैसे मैं कहूँ बेटा गूगल कंपनी का प्लांट चेन्नई में है, गूगल का प्लांट जो है वो चेन्नई में है, चेन्नई में है, तो बेटा सिर्फ आप ये देखो चेन्नई का भारत में, और गूगल जो है ना कोई एम्बेसी है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये तो सिंपल सी एक्टिविटी है। तो गूगल कंपनी चेन्नई में है, चेन्नई इंडिया में है, मतलब इंडिया के लैंड और लैंड बाउंड्री में आ रहा है ये, और लैंड बाउंड्री में आ रहा है तो इंडिया का काम है भाई। करने वाले अब्रोड वाले हैं, यूएस की कंपनी है, लेकिन है कहाँ? इंडिया में। तो मैंने कहा बेटा एक्टिविटी देखनी है, मेंबर मत देखना। देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। देखिए बेटा ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार बातें माइंड में रखनी है। क्या वो काम भारत की ज़मीन पे हो रहा है? पहली बात। क्या वो कोई एयरक्राफ्ट है? दूसरी बात। अब तीन जो बातें बता रहा हूँ ना, पहली को छोड़ के इंडिया की ज़मीन पे, उसके अलावा तीन बातें ऐसी हैं बेटा जो हैं तो विदेश में लेकिन फिर भी इंडिया का माना जाएगा।
लेकिन वही 3, उसके अलावा कुछ नहीं, वही 3। जैसे या तो कोई एयरक्राफ्ट है, या मछली पकड़ने का काम है, या फिर कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है जिसको एम्बेसी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ भी विदेश में है तो विदेश वालों का है, फिर हम लोग उसको इंडिया का नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ नोट करनी है। और ये सब नोट करते वक्त हम लोग सिर्फ मेंबर को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी को देखेंगे, काम कहाँ हो रहा है। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, अब वो बेकार है बेटा, आपको कह रहा है भारत की कंपनी लंदन में है, भारत की, पजल मत होना। लोकेशन कहाँ है, कंपनी कहाँ है, लंदन में। और लंदन भारत का हिस्सा नहीं है बेटा, और ना ये कोई शिप है, ना कोई ये फिशिंग विसल है, मतलब मछली पकड़ने का काम है, ना कोई ये एम्बेसी है। अगर कोई एम्बेसी होती तब भी मैं कह देता भाई इंडिया की है, चाहे हो कहीं भी। अगर ये कोई एयरक्राफ्ट होता तब भी मैं कह देता भाई इंडिया का है, हो कहीं भी। लेकिन बेटा ये तो कंपनी है, कंपनी से रिलेटेड तो रूल होता ही नहीं। तो ये कंपनी लंदन में है तो फिर लंदन मतलब यूके, तो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है ये डोमेस्टिक इनकम का, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन इंडिया, तो माइक्रोसॉफ्ट तो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन ये देखो है कहाँ पे, तो लोकेशन तो इंडिया है, तो हमारी लैंड बाउंड्री में है, तो ये हमारी डोमेस्टिक का पार्ट है। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय ए जापानीज, भारत में कोई कंपनी है जिसका मालिक एक जापान का इंसान है। मत देखो बेटा कौन है, मेंबर तो देखना ही नहीं है, कंपनी कहाँ है, भारत में। भारत में कंपनी है तो इंडिया की डोमेस्टिक का पार्ट है। आई होप कि आपको ये आंसर में समझ में आ गया होगा 2-3 क्यों आया। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, तो रिलायंस कंपनी का ऑफिस न्यूयॉर्क में है, तो यार ये तो कंपनी है, कोई एम्बेसी तो है नहीं, तो भाई इसकी लोकेशन तो अमेरिका है, तो अमेरिका का डोमेस्टिक है, इंडिया का तो नहीं है अभी है। पजल मत होना कि इंडियन कंपनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कोई विदेश का बैंक है लेकिन उसकी ब्रांच भारत में है, तो लैंड बाउंड्री तो इंडिया की है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक में ऐड होगा। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया की एम्बेसी है जापान में, अब ये एम्बेसी है बेटा, अब ध्यान से समझना, अब लैंड के हिसाब से मत जाना, ये मत कहना कि जापान की ज़मीन पे बनी हुई है एम्बेसी तो जापान की है, ना जी ना, ये एम्बेसी है बेटा, इंडियन एम्बेसी। कंपनी होती तो जापान की ही होती, लेकिन ये एम्बेसी है, गवर्नमेंट ऑफिस है, इसलिए मैं कहूँगा इंडियन एम्बेसी इन जापान ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब ये तो कोई एम्बेसी नहीं है। एसबीआई की ब्रांच है चाइना में, तो चाइना की डोमेस्टिक का पार्ट है, क्योंकि इंडिया की लैंड बाउंड्री में तो ब्रांच है नहीं। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब बेटा ये भी एम्बेसी है, और एम्बेसी किसकी, रशिया की, तो रशिया का डोमेस्टिक, इंडिया का नहीं। कभी ये सोचो कि इंडिया की लैंड बाउंड्री में बनी हुई है, ना जी ना, क्योंकि 3 चीज़ों के लिए रूल अलग है बेटा, बाकी के लिए सेम है। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अब ये टाटा की बिल्डिंग है कहाँ, अमेरिका में, रेंट पे किसको दी, गूगल को, तो भाई साहब लैंड बाउंड्री तो अमेरिका की है ना। अब टाटा से मत सोचना कि भारत का है, लेकिन भारत की ज़मीन पे तो नहीं है ना, टेरिटरी मतलब बाउंड्री, तो इसका मतलब ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सिर्फ 2-3-5-6 मतलब 2-3-5-6 यही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि ये ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इंडिया की लोकेशन है इसलिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे और डिटेल में इसको रिवाइज भी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।